हेलो एवरीवन, क्लास 12 स्टूडेंट। चलिए अपना चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल पे आते हैं, जैसे अपन नीट के एग्जाम देते हैं, कोई भी कॉमर्स एग्जाम देते हो, नीट तो IIT, तो इनमें जो आज टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के और बहुत सारे न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं। और ये टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज का टॉपिक आप बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो आज अपन टॉपिक लेते हैं किरचॉफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। किरचॉफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो किरचॉफ ने एक साइंटिस्ट हुए किरचॉफ, जिन्होंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत सारे लॉ दिए। तो किरचॉफ ने क्या करा था कि करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारे जो लॉ है, इन 1842 में किरचॉफ ने कुछ लॉ दिए। इसके लिए फॉर करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी मान लो कोई भी सर्किट हो जाए तो सर्किट में करंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा उसके ऊपर किरचॉफ ने कुछ लॉ दिए। तो किरचॉफ ने करंट डिस्ट्रीब्यूशन पर दो लॉ दिए हैं, दोनों ही लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन बारी बारी से दोनों लॉ को डिस्कस करते हैं। इसे मैंने लिखा फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ को समझिए क्या है इसका। मैं पहले जंक्शन से बताता हूँ किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को। जैसे मान लो जंक्शन हो गया, ये क्या होगा आपका एक जंक्शन, एक टर्मिनल हो गया जहाँ पर एक जंक्शन बना दिया आपने। इस जंक्शन मान लो बहुत सारे करंट आ रहे हो, इस जंक्शन में बहुत सारे करंट जिस तरीके से देखो डायग्राम में, जैसे इस तरीके से बहुत सारे करंट आ रहे हो। मान लो करंट आया I1, एक करंट इधर से आ रहा I2, ये करंट इधर से बाहर जा रहा I3, मान लो करंट बाहर जा रहा I4, ये करंट होकर बाहर जा रहा I5। ठीक, तो इस तरीके से मान लो अपने कोई भी 5 करंट, ठीक है। इसमें कुछ करंट जो इस जंक्शन पर, उस टर्मिनल पर, जैसे मान लो कोई सर्किट हो जाए, सपोज करो जैसे मैंने सर्किट बनाया, ठीक, तो मान लो यहाँ पर करंट I1, यहाँ पे करंट I2, और दोनों का इस पॉइंट पे आया, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन? जंक्शन। क्या बोल देंगे उसका? जंक्शन। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर आने वाले टोटल चार्ज को, टोटल करंट को, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन? जंक्शन। यहाँ पर ये आपका जंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लिया अपने कुछ करंट है जो एक जंक्शन पर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए I1 I2 की डायरेक्शन जंक्शन तरफ है, बाकी करंट I3 I4 I5 की जो डायरेक्शन जंक्शन से दूर जा रही है। तो कुछ करंट तो इंटर करे और कुछ करंट बाहर जा रहा है। ठीक है, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर अपन जंक्शन की तरफ आने वाले करंट को पॉजिटिव ले, जंक्शन की तरफ आने वाले करंट को पॉजिटिव ले, जैसे मान लो I1 करंट आ रहा है और I2 करंट भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी करंट निकल रहे हैं, यानी उनकी डायरेक्शन क्या लेंगे? माइनस। जो जंक्शन की तरफ आ रहा है उस करंट को पॉजिटिव, और जो जंक्शन अपोजिट जा रहा है उस करंट को डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। I3 माइनस I4 और माइनस I5, तो इक्वल्स टू क्या होगा? 0। इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन में आने वाले सभी करंट, किसी जंक्शन पे आने वाले सभी करंट का जो सम होता है, सभी करंट का जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। ये कौन सा लॉ बोलता है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये किरचॉफ ने बोला कि किसी भी जंक्शन पर आने वाले सभी करंट अगर आप सम करोगे तो हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए अपन लिखा कि जंक्शन पर आने वाले सभी करंट को से जैसे लिखिए I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। तो बोला किरचॉफ ने जंक्शन में आने वाले सभी करंट का सम कितना होता है? 0 होता है। यानी अगर, और ये भी मैंने बताया, जो करंट आ रहा है जंक्शन पर उसका डायरेक्शन पॉजिटिव, और जो जा रहा है उसका डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। जैसे I1 प्लस I2 आ रहे थे इसलिए पॉजिटिव लिए, जबकि I3 I4 I5 इससे बाहर जाते थे इसलिए नेगेटिव ले लिया। यहाँ पर I1 प्लस I2 करूँगा तो इस डायरेक्शन को, उस वैल्यू को साइड में उधर रख देंगे, तो I3 प्लस I4 प्लस I5। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो आने वाले करंट का डायरेक्शन और जो जाने वाले करंट का सम होगा, आने वाले करंट का सम और जाने वाले करंट का सम जंक्शन पर, उनका सम हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, वैसे लॉ ऑफ फर्स्ट ये बोलता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इस जंक्शन पर आने वाले सभी करंट का सम जो है हमेशा क्या होता है? वो 0 के इक्वल होता है। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो ये तो आप समझ आ गया आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है और ये जो डिवीजन आप इस तरीके से बना सकते हो उसका। अच्छा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? तो लिखते हैं इट इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ कंजर्वेशन। किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसके ऊपर बेस्ड है? आपका
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। किरचॉफ के लॉ को, फर्स्ट लॉ को और भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है करंट लॉ। इस लॉ को एक नाम क्या है, करंट लॉ भी नाम है, इसमें करंट का सम होता है। या और भी को नाम है इसका, और क्या नाम है, जंक्शन पर आना सारे करंट, इसलिए इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ। इसमें जंक्शन का यूज हो रहा है, इसलिए जंक्शन लॉ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या होता है, किसी जंक्शन पर आने वाले सभी करंट का सम हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। तो किस सम करंट का सम क्या होगा, जीरो का, ये आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। क्लियर हो गया सबको। यानी अपन ले जैसे कि जंक्शन पर कुछ करंट आ रहे थे I1 I2 I3 I4 और I5, और इसमें I1 और I2 की डायरेक्शन एक जंक्शन तरफ आनी, बाकी करंट की डायरेक्शन नेगेटिव आनी। तो अगर इन सभी करंट को लिखा जैसे, तो I1 और I2 दोनों तो जंक्शन तरफ आते हैं पॉजिटिव, बाकी क्या हो जाए नेगेटिव, तो नेगेटिव करंट को इधर भेजा। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल के आएगी, जंक्शन पर आने वाले सभी करंट का सम और जाने वाले करंट का सम हमेशा क्या होता है, आपस में इक्वल हो जाता है। ये भी आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बताता है, ठीक। अगर पूछे कि लॉ किसके और बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड है। और आप देख सकते हो इस करंट को, इस लॉ को क्या बोला जाता है, और करंट लॉ भी बोला जाता है, और आपका जंक्शन का लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अच्छे से क्लियर हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए थ्योरी को, ताकि मैं इसके आगे बताऊं आपको। चलिए इसके बाद चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। किरचॉफ का सेकंड लॉ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे ये करंट लॉ था, ऐसे सेकंड लॉ को अपन कौन सा लॉ बोलेंगे, वोल्टेज लॉ। कैसे लॉ बोलेंगे उसको, सेकंड लॉ बोला जाता है, लिख दिया सेकंड लॉ, सेकंड लॉ। इसी को क्या बोला जाता है, वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसको मेश लॉ भी बोलते हैं, मेश बनता है इसमें। मेश कैसे, मेश क्या होता है समझिए, इसको मेश लॉ भी बोल सकते हैं अपन, मेश लॉ मतलब जैसे मान लो ये सर्किट हो गया, मान लो यहाँ पर कोई करंट हो गया, यहाँ पर कोई पोटेंशियल करंट हो गया, है ना। तो ये क्या बना, ये इसलिए पूरा बना, तो इसको क्या बोला जाता है, मेश। क्या बोला जाता है, मेश या लूप। क्या बोला जाता है, मेश या लूप। तो मेश लॉ या लूप लॉ भी बोला जाता है। लूप समझ ना, जैसे पूरा एक लूप बन गया, जैसे ए बी सी डी, और ये बन गया ई और एफ। तो अगर मैं ए बी सी डी ए लिखूं, ए बी सी डी ई, तो ये पूरा एक लूप बन गया। क्या बन गया, पूरा एक लूप बन गया। या फिर लिखना चाहो तो बी ई एफ सी बी, बी ई एफ सी और बी, जहां शुरू हुए वापस पूरा एंड करना है, तो पूरा एक लूप बनता है। अच्छा, ए शुरू और वापस ए पे एंड हुआ, तो ये पूरा आपका एक लूप बन गया, ए बी सी डी ए। या फिर बी ई एफ सी बी, बी ई एफ सी बी, तो ये पूरे लूप बन गया। तो लूप क्या, मेश बोला जाता है। तो ये आपका मेश लॉ या लूप लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये इसको बोला जाता है वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब देखिए सेकंड लॉ क्या बोलता है आपका किरचॉफ का, वो मैं समझाता हूँ। तो किरचॉफ में जैसे फर्स्ट लॉ बताया था कि सभी करंट का सम इक्वल जीरो होता है, ऐसे ही सेकंड लॉ में क्या होता है, फर्स्ट में बताया था सभी करंट का सम होता है जीरो, किसी जंक्शन पर आता है। तो ऐसे किसी भी लूप या मेश में प्रेजेंट टोटल जो वोल्टेज होता है, टोटल जो वोल्टेज होता है, या टोटल जो ईएमएफ होता है, टोटल वोल्टेज टोटल ईएमएफ, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ये किसने बताया, आपकी किरचॉफ ने। इसी को अपन लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है, तो सम ऑफ वी आर, V इक्वल टू आई आर, सॉरी, सम ऑफ आई आर प्लस सिग्मा ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। सिग्मा को सम को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी मेश में या लूप में प्रेजेंट टोटल जो वोल्टेज का सम होता है हमेशा जीरो के इक्वल होता है। ये कौन बताता है, आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वोल्टेज लॉ। अगर बेस्ड किस लॉ, ये लॉ किस पे बेस्ड है, तो ये जो बेस्ड है, तो लिखते हैं इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसको बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी या पोटेंशियल आ रहा है, तो बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसके ऊपर भी बेस्ड है आपका कौन सा, किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब देखो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं किरचॉफ लॉ को। किसी मेश के अंदर अपन किरचॉफ लॉ सेकंड लॉ को लागू करके समझते हैं। ये तो बेसिक चीज है, थोड़ा सा डिटेल में देखिए किरचॉफ लॉ, क्योंकि इसकी इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मेश की इक्वेशन लिखना आ जाती है, या आपकी जो थ्योरी है, अपन अगर बोर्ड के एग्जाम दे तो बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम्पल से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो सपोज कीजिए जैसे मैंने कोई सर्किट लिया है, एक सर्किट बना रहा हूं जिसमें
मान लिया इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस मान लिया मैंने R3। पोटेंशियल डिफरेंस इसका E1, इसका E2। मान लिया इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा, इसमें करंट फ्लो रहा I2, ठीक। और इस जंक्शन पर दो करंट आ रहे हैं, एक तो I1 और एक I2। तो इस जंक्शन से मान लो करंट I1 आ रहा और इधर से I2 जा रहा, और दोनों ने यहाँ आए, दोनों करंट आ रहे, I1 भी आ रहा है इधर से और I2 भी आ रहा है। तो हमने अभी देखा था किसी जंक्शन पर एक तो करंट I1 आ रहा और एक और कौन सा करंट आ रहा आपका I2। तो जो ओवरऑल करंट जाएगा टोटल वो कितना जाएगा, इनका सम I1 प्लस I2, यानी यहाँ जो करंट जाएगा कौन सा जा रहा I1 प्लस I2, ठीक ठीक। यानी यहाँ मान लेते हैं करंट कौन सा फ्लो रहा I3, कौन सा करंट I3। तो देखिए यहाँ से करंट आया इस जंक्शन तरफ I1, यहाँ से करंट आया I2, तो दोनों सम होकर किधर जा रहे हैं यहाँ पे I1 प्लस I2 में। या यहाँ पर करंट कौन सा फ्लो रहा I3, यानी मैं लिख सकता हूँ कि I3 के अंदर कौन सा करंट फ्लो रहा I1 प्लस I2, ठीक है। अब देखिए अगर अपने को इसकी मेश इक्वेशन लिखना है, जैसे नेमिंग कर दिया मैंने A B C D E और F, ठीक। अब आपसे बोले कि किरचॉफ का सेकंड लॉ को यूज करते हुए इसकी इक्वेशन लिखो, किरचॉफ का सेकंड लॉ को यूज करते हुए इसकी इक्वेशन लिखो, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्वेशन कैसे बनाना है किरचॉफ के सेकंड लॉ को यूज करते हुए। तो देखिए जैसे मैंने लगाया, अगर मुझे इस लूप की इक्वेशन लिखना है A B C D A की, इस अगर फर्स्ट लूप की इक्वेशन लिखना है, कौन सी लूप की, दो लूप दिखा है, एक लूप की फर्स्ट और एक लूप आपका सेकंड, एक ओवरऑल बड़ा लूप भी दिखा है, पर अभी आप बेसिक सिंबल समझिए, फर्स्ट लूप और सेकंड लूप, ठीक है। अपन इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट लूप की, यानी कौन सा लूप आपका A B C D A की, दिख रहा है सबको, क्लियर हो रहा है। कौन से लूप की इक्वेशन लिखना है अपन A B C D A की, तो लिखा इन A B C D A, जहां शुरू में वहीं पर एन होना, ए से A B C D A, तो जहां शुरू हो रहे वहां पर मेरे को एन करना है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लिखने में समझो कैसे, देखा सबसे पहले तो अगर अपन यहां से शुरू हो रहे हैं, कहां शुरू हो रहे हैं, यहां से, तो जो भी मिलेगा, जैसे देखो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अगर अपनी डायरेक्शन समझेगा, अगर करंट की डायरेक्शन और अपनी डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो वहां पर साइन नेगेटिव आएगा। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर अपनी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो डायरेक्शन का नेगेटिव साइन आएगा, या अगर दोनों डायरेक्शन सेम होगी तो पॉजिटिव साइन आएगा। कैसे समझो, अपन ए से शुरू हुए, ए से कहां जा रहे हैं अपन बी, तो ए से गए बी और बी से वापस सी की तरफ जाना है, इधर जाना है, तो देखो अपन इधर जा रहे हैं, ठीक है, अपनी डायरेक्शन इधर है और करंट डायरेक्शन सामने अपोजिट आ रही है ना। अपन कौन से टर्मिनल में एंटर हो रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पर, कौन से टर्मिनल पर, पॉजिटिव टर्मिनल पर फर्स्ट में, ठीक। तो यहाँ पर आएगा E2 जो आएगा कहीं में आएगा प्लस में, कहीं में आएगा प्लस में, क्योंकि E2 कौन से डायरेक्शन में एंटर हो रहे हैं, फर्स्ट पहली बार किस में एंटर हो रहे हैं, जो आपका EMF था प्लस में, तो प्लस का साइन, ठीक है। अब आगे चलिए यहाँ पर इसमें कौन सा करंट फ्लो हुआ था I2, और अपनी डायरेक्शन इधर है, जैसे अपन घूम कैसे जैसे क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहे हैं इधर क्लॉकवाइज, ठीक है, अपन जा रहे हैं इधर से, और अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर आ रही, तो इसका साइन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि अपनी डायरेक्शन है इधर और करंट आ रहा इधर। ध्यान समझेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अपन जहां इधर रहे करंट आ रहा इधर, तो डायरेक्शन अपनी और करंट के अपोजिट है, तो I2 और पोटेंशियल कौन सा है, इसमें वोल्टेज कौन सा होगा, I2 और R2, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है IR। तो अगर मुझे इसका पोटेंशियल लिखना है, क्योंकि सेकंड लोग बोलते हैं क्या कि सारा जो पोटेंशियल हो या सारा जो EMF हो उसका सम क्या होता है, जीरो। अपने ये लिखा अभी, सारा जो पोटेंशियल यानी V या फिर जो E का सम हमेशा क्या होता है, जीरो। तो अगर IR की बात करूं तो इसमें क्या होगा, I2 और R2 करंट फ्लो होगा, I2 और R2 इसका पोटेंशियल, यानी और डायरेक्शन इसके अपोजिट है, क्योंकि ये तो जा रहा है करंट तो जा रही था और अपन आ रहे इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का I2 R2, माइनस का I2 R2, क्लियर हो गया। ये पोटेंशियल मिला आपने को, ये लिख दिया, ये प्रश्न को लिखा, फर्स्ट जैसे इंटर हो रहे इधर से अपन आए और कौन सा टर्मिनल दिख रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव का E2, ठीक है। फिर वापस अब इधर जा रहे हैं तो करंट तो अपोजिट है और अपनी डायरेक्शन इधर है, तो माइनस का है, फिर यहाँ से फिर इधर जाएंगे, अब फिर यहाँ जाएंगे। अब देखो करंट भी जा रहा है इधर, करंट भी जा रहा है इधर और अपन भी जा रहा है इधर, तो पॉजिटिव होगा, क्या लिख देंगे, प्लस का, दोनों सेम है, तो I1 R1 ये हो जाएगा I1 R1। फिर वापस अब इधर से आए और कौन सा पोटेंशियल मिला आपको, माइनस वाला, E1 तो मिला, लेकिन कौन सा इंटर होते फर्स्ट वाला कौन सा, माइनस का, तो माइनस का E1 इक्वल टू 0। A B C D ये तक आ गए।
ये क्या होगा, फर्स्ट लूप की इक्वेशन, फर्स्ट लूप की इक्वेशन, इसको देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड वाले लूप की, लिखते हैं फिर इन। अच्छा मैं मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप कोई सा लूप सॉल्व करो, आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा। लूप को इक्वेशन लिखने की बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड है। इस लूप को इक्वेशन लिखने की बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मेथड है, जो आपको सिंपल लगे। जैसे ये मेथड बहुत सिंपल लगती है तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आंसर अपना सेम बनता है। चलिए अगर इस लूप की इक्वेशन लिखो सेकंड वाले की, कौन सा लूप है, बी ई एफ सी, यानी इन बी ई एफ सी, इस लूप की बात करें और वापस बी पे आ जाएंगे, कहां पर, बी ई एफ सी और बी पे आ गए वापस। अब इसकी इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो बी से शुरू होना, यहां जा रहे हैं अपन, और फर्स्ट कौन सा, अब अपना जाना किधर, अपन जा इधर नहीं और करंट भी जा रहा है इधर ही, तो दोनों डायरेक्शन सेम है। यहाँ लिख दिया I3 है, और कौन सा रेजिस्टेंस R3, ये लिख दिया I3 ठीक, फिर आई यूं, फिर आई यहां से यूं। अब I2 अपनी डायरेक्शन में इधर, करंट डायरेक्शन सेम है, यानी प्लस क्या हो जाएगा, I2R2। अब जैसे इंटर हो यहाँ पर पोटेंशियल कौन सा, माइनस का, ठीक, क्या लिखेंगे, माइनस का E2, क्योंकि इंटर तो माइनस होगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब अगर ओवरऑल पूरे इक्वेशन लिखना है तो दोनों को कर दो, सम कर दो, दोनों को सम कर दो, रफली सॉल्व कर दो, दोनों को सम करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो सम करा, तो क्या है देखो, देखिए जैसे लिखता हूं मैं, E2 माइनस I2R2 प्लस I1R1 माइनस E1 इक्वल 0। ऐसे इसकी बात करें तो क्या है, I3R3 I2R2 प्लस I2R2 माइनस का E2 और इक्वल में क्या है, 0, और प्लस कर दो दोनों को, तो माइनस प्लस का ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस का E2 और माइनस का E2 ये भी कैंसिल, और तो नहीं कट रहा कुछ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर I1R1 माइनस E1, I1R1 माइनस E1। इसके लिए बात करूं तो प्लस का I3, आप I3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, I1 प्लस I2 यहाँ पर है ना, I3R3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगी, इस पूरे ओवरऑल की मेश इक्वेशन या लूप इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक, तो ये जो था आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ था, और इस तरीके से अपन किसी भी मेश या लूप की किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करते हैं, उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, ये तो R1 R2 लिया है, अब एग्जाम में क्या होगा कि उनकी पोटेंशियल की वैल्यू दे देगा, मान लो ये दे देगा, ये दे देगा, ये फाइंड करना रहा, या ये दे दे, ये दे दे, ये फाइंड करना रहा, तो अपने को मेश इक्वेशन अगर बनाना आ गई, यानी लूप इक्वेशन अगर बनाना आ गई, तो अपन इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ भी पूरा होता है। ठीक, किरचॉफ का लॉ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे अपन यहाँ पर जंक्शन यूज किया था, तो जंक्शन कब पता चलेगा, जब अपने को किरचॉफ को फर्स्ट लॉ पता हो। ठीक, फिर मेश इक्वेशन लिखना होगा, उसके लिए पता चलेगा आपको जब सेकंड लॉ पता हो। ठीक, तो दोनों ही क्वेश्चन इजी हैं और अच्छे से दोनों लोगों को समझ के आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए चैनल को लाइक कर दीजिए, जल्दी लाइक करना, शेयर करना, जल्दी शेयर भी कर दो, और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई नए वीडियो जिसके हम हर थोड़े दिनों में कुछ अच्छे से क्वेश्चन करते रहते हैं, तो क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।